नमस्कार। आज हम व्याकरण का दूसरा खंड पढ़ेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, व्याकरण के 3 खंड होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम दूसरा खंड शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। इस खंड में शब्द, उसकी परिभाषा, शब्द के भेद, उपभेद इत्यादि के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले शब्द की परिभाषा। शब्द होता क्या है? वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि मुख से उच्चारित ध्वनियों को यदि लिखित रूप दिया जाए तो उसे वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की वर्ण। लेकिन जब यही वर्ण जो ध्वनि रूप होते हैं उनका एक वर्ग बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए और उस समूह का कोई अर्थ निकले तो ऐसे ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। अर्थात वर्णों या जिन्हें अक्षर भी कहते हैं, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ निकले वह शब्द कहलाता है। वह शब्द एक वर्ण का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्णों का भी हो सकता है। एक वर्ण वाले भी शब्द होते हैं, जैसे तो, भी, है, माँ, ये एक वर्ण वाले शब्द हैं। और एक से ज़्यादा वर्ण वाले शब्द जैसे लड़का, रोटी, घोड़ा, पत्थर इत्यादि, ये एक से ज़्यादा वर्ण में है। तो शब्द का मतलब हुआ वह वर्ण समूह जो अर्थवान हो, शब्द कहलाता है। अब हम शब्द के भेद देखेंगे। भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द भेद के 4 आधार हैं। 4 आधारों पर शब्दों का विभाजन किया जाता है। पहला आधार है व्युत्पत्ति या बनावट। दूसरा आधार है उत्पत्ति या स्रोत। तीसरा प्रयोग के आधार पर। और चौथा शब्द का भेद अर्थ के आधार पर किया जाता है। अब हम पहला व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द भेद पर बात करेंगे। तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना, बनावट। इस आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ का मतलब होता है मूल शब्द। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। यदि खंड करेंगे भी तो प्रत्येक खंड निरर्थक होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि परंपरा के आधार पर जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं, होते चले आ रहे हैं भाषा में, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक विशेष पक्षी के लिए हमने शब्द कौआ, एक विशेष नदी के लिए गंगा। इस प्रकार से ये शब्द रूढ़ है। अब दूसरा भेद आता है यौगिक शब्द। भाषा का जब विस्तार होता है तो केवल रूढ़ शब्दों से काम नहीं चलता। कुछ रूढ़ शब्दों को मिलाकर या उनमें कुछ आगे पीछे जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रूढ़ शब्दों से अन्य शब्द जोड़कर जो नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्योंकि यौगिक में एक से अधिक शब्द जुड़े होते हैं, इसलिए खंड करने पर जब वे शब्द अलग हो जाते हैं तो अपना स्वतंत्र अर्थ दिखाई देता होगा। ये यौगिक शब्द किसी न किसी
शब्द निर्माण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया हैं संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इनके द्वारा जो शब्द बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे घुड़सवार, दूध वाला, विद्यालय आदि। तीसरे प्रकार के शब्द जो होते हैं बनावट के आधार पर, इनका नाम है योग रूढ़। योग रूढ़ अर्थात यौगिक और रूढ़, इनमें दोनों बातें होती हैं। ये शब्द प्रकृति में मूलतः यौगिक शब्द होते हैं, लेकिन यौगिक होते हुए भी ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तात्पर्य कहने का ये है कि योग रूढ़ शब्द में यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है जलज। जलज जल और ज दो शब्दों से मिलकर बना है। जलज का सामान्य अर्थ होगा जल में जन्म लेने वाला। जल में जन्म लेने वाला अर्थात जो जल में जन्म लेते हैं प्राणी, मछली भी हो सकती है और जलीय जीव जंतु हो सकते हैं, लेकिन ये तो इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन जलज शब्द केवल और केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया, यानी जलज से केवल कमल का अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, अतः जलज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उधर जिसका पेट लंबा है, तो पेट लंबा वाला और कोई व्यक्ति हो सकता है, कई व्यक्ति हो सकते हैं बड़े पेट वाले, लेकिन लंबोदर शब्द केवल और केवल गणेश जी के लिए ही प्रयुक्त होता है, अतः यह शब्द योग रूढ़ है। समासों में बहुब्री समास के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे शब्द योग रूढ़ ही होते हैं। ये पहला आधार हुआ व्युत्पत्ति का आधार। अब दूसरा शब्द भेद का आधार लेते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे आए हमारी हिंदी में, उनका स्रोत क्या था, इस आधार पर शब्द के 5 भेद किए गए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर, ये 5 भेद हैं उत्पत्ति के आधार। अब इनको हम एक एक क्रम से समझते हैं। पहला तत्सम शब्द। जैसा कि हमें मालूम है हमारी हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द संपदा संस्कृत की है। संस्कृत के शब्द हिंदी में चलते हैं और वो 2 प्रकार से चलते हैं। एक वे शब्द जो संस्कृत में जैसे हैं, जिस रूप में हैं, उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द ऐसे हैं जिनका वही रूप हिंदी में चलता है जिस रूप में वो संस्कृत में हैं, ज्यों के त्यों, ये शब्दों कहते हैं तत्सम शब्द। तत्सम अर्थात उसके समान, उसके जैसा। जैसे सूर्य, अग्नि, ग्रह, श्रृंगार, ये शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में भी इसी प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। और दूसरा जो हमने बताया कि संस्कृत को शब्द ऐसे भी हिंदी में चलते हैं जो रूप परिवर्तित होकर के हिंदी में आए। संस्कृत में जो उनका रूप था बिल्कुल वैसा ही हिंदी में नहीं रहा, क्योंकि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन भाषाओं से होते हुए वे हिंदी में आए हैं। अतः उनका रूप कुछ विकृत हो गया है, कुछ परिवर्तित हो गया है। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव अर्थात उससे हुआ। ऊपर हमने जो तत्सम बताए थे सूर्य, इसका तद्भव रूप सूरज है। अग्नि जिसका तद्भव आग है, ग्रह जिसका तद्भव घर है, और श्रृंगार जिसका तद्भव श्रृंगार है। ये दोनों ही रूप चलते हैं,
लेकिन दोनों में अंतर आपको बताया गया कि पहला वाला जो रूप है वो तत्सम है और दूसरा वाला जो रूप है वो तद्भव है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के शब्द संस्कृत से हिंदी में आए। अब तीसरे प्रकार के शब्द हैं देशज। देशज का मतलब होता है, अर्थ होता है देश में पैदा हुए, स्थानीय स्तर पर जिन शब्दों का निर्माण हुआ। इन शब्दों के बारे में कोई स्रोत का पता नहीं कि किस भाषा से आए, कहाँ से आए, बस चल रहे भाषा। तो माना जाता है कि या तो ये स्थानीय स्तर पर स्थानीय बोलियों के हैं या कुछ प्राचीन आदिवासी भाषाओं के हैं या गढ़ लिए गए। कुछ इस प्रकार के शब्द जो जिनके स्रोत का पता नहीं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, लोटा, जूता, खिचड़ी, तेंदुआ, ऐसे अनेक शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, ये देशज कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के शब्द हैं। और चौथे प्रकार के शब्द जो हिंदी में चलते हैं उनका नाम है विदेशज या विदेशी। हमें मालूम है कि हमारे देश में अनेक विदेशी जातियों का आगमन हुआ किसी न किसी रूप में। कुछ आक्रमणकारी बन के आए, कुछ व्यापारी बन के आए, कुछ विद्यार्थी बन के आए और उनका संगम निरंतर हमारे यहाँ की जातियों से, हमारे यहाँ के लोगों से होता रहा और उनकी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में सम्मिलित हो गए। तो जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि उनका जन्म विदेशों में हुआ है उन शब्दों का, इसीलिए उनको विदेशज शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हमारी हिंदी में चलते हैं। अंग्रेजी के, फारसी के, अरबी के, तुर्की के, पुर्तगाली के, चीनी के, जापानी, अनेक भाषाओं के शब्द चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अंग्रेजी कुछ शब्द हैं जैसे कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टिकट। इसी प्रकार से फारसी के शब्द हैं अनार इत्यादि, अरबी के, तुर्की के और पुर्तगाली के। हमने इन्हीं भाषाओं के दिए, और भी भाषाओं के चलते हैं। अपन को जब इसको विस्तार से पढ़ाएंगे तब सारी भाषाओं के अधिकांश शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये शब्द विदेशज कहलाते हैं। अब पांचवा इसका जो रूप है, शब्दों का भेद है, वो है संकर। संकर का तात्पर्य होता है मिश्रित। शब्द निर्माणी प्रक्रिया में कई बार हम दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके एक यौगिक शब्द बना लेते हैं। जब शब्द निर्माण में दो भाषाओं के शब्द जुड़े होते हैं तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। इनका एक शब्द एक भाषा का होता है और दूसरा शब्द दूसरी भाषा का। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी शब्द देशज का है। टिकट घर, यहाँ भी टिकट शब्द अंग्रेजी का है और घर हिंदी का। जांचकर्ता, वर्षगांठ, उड़न तस्तरी, ये सारे के सारे शब्द संकर हैं, मिश्रित हैं, क्योंकि इनके जो शब्द हैं उनके दोनों खंडों के जो शब्द हैं वो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए इनको संकर शब्द कहते हैं। अब शब्द भेद का तीसरा आधार है प्रयोग के आधार पर। बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकार से मतलब होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जो जब पद के रूप में किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वचन, लिंग, काल या कारक के अनुसार उनके रूप में थोड़ी विकृति आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है, विकार हो जाता है। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जब तक वो शब्द के रूप में है तब तक तो ठीक है, जैसे पद के रूप में आते हैं। शब्द और पद का अंतर यहाँ आप लोग बता दूं कि कोई शब्द जब तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता शब्द कहलाता है, और जैसे ही वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वहाँ उसका नाम हो जाता है पद। तो पद के रूप में प्रयुक्त होने पर उसका जिन शब्दों का रूप बदलता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण और क्रिया, इन चारों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं और विस्तार से जब हम आगे पढ़ाएंगे तब हम इनके बारे में अलग अलग संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन पर सब चर्चा करेंगे। अब हम दूसरे प्रकार के लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द, उन्हें कहते हैं अविकारी। विकारी का विलोम अविकारी। विकारी में विकार होता है, परिवर्तन होता है, अविकारी परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो जिस रूप में हैं उसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वे पद रूप में भी नहीं बदलते, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके बारे में विस्तार से हम अगले खंड में चर्चा करेंगे। चौथा शब्द भेद का आधार है अर्थ, यानी अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। मूलतः दो भेद हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। वास्तव में शब्द की परिभाषा में हमने कहा है कि सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं, अतः निरर्थक वर्ण समूह शब्द है ही नहीं। निरर्थक वर्ण समूह शब्द है ही नहीं। लेकिन हिंदी में, भाषा में कुछ ऐसे निरर्थक शब्द भी चलते हैं जो किसी सार्थक शब्द के साथ आकर के थोड़ा बहुत अर्थ की ओर इशारा करते हैं। तो इन्हीं की चर्चा हो रही है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वो हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिनके बारे में चर्चा बराबर कर रहे हैं, वो सब सार्थक है। और निरर्थक वो शब्द जो अर्थहीन होते हैं किंतु सार्थक शब्दों के साथ लगाए जाने पर थोड़ा बहुत अर्थ का संकेत कर देते हैं। ये तो मूल अर्थ के आधार पर दो भेद हुए। अब आगे जो भेद होंगे वो सार्थक शब्दों के होंगे, क्योंकि निरर्थक का चर्चा ही नहीं है। निरर्थक शब्दों के बारे में बता दिया आपको कि निरर्थक शब्द कोई शब्द नहीं होते, व्याकरण में का अध्ययन नहीं किया जाता। लेकिन सार्थक शब्दों के आगे या पीछे जब वो लगते हैं तो उसके अर्थ में थोड़ा सा विस्तार ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं। जैसे अपन बोलचाल में कह देते हैं पानी वानी, चाय वाय, रोटी बोटी, तो जो पानी के बाद वाणी शब्द आया या चाय के बाद वाय आया तो ये निरर्थक है। लेकिन चाय के साथ आने पर वाय भी अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। चाय वाय का अर्थ निकला चाय इत्यादि, चाय के साथ और कुछ भी, तो ये थोड़ा संकेत दे रहा है। वैसे ये शब्द निरर्थक है। सार्थक शब्दों को आगे बढ़ाते हैं तो सार्थक शब्द के 5 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समरूप भिन्नार्थक। अब इन 5 पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करें। एकार्थी शब्द, एकार्थी वे शब्द हैं जिनसे केवल एक ही अर्थ का बोध होता है। भाई शब्द को जैसे ही हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसकी एक इमेज बनती है, एक प्रतिबिंब बनता है जो उसका अर्थ होता है। जब किसी शब्द को पढ़ने या सुनने से हमारे मस्तिष्क में केवल एक ही प्रतिबिंब बनता है, एक ही अर्थ का बोध होता है, तो ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे मस्तिष्क में फूल की आकृति उभरने लगती है और कोई दूसरा प्रतिबिंब नहीं बनता, तो कमल एकार्थी शब्द है। इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं, नृत्य, आभूषण, और ज़्यादातर शब्द एकार्थी ही होते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं अनेकार्थी। हर भाषा में, हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अपन ने बिहारी का दोहा पढ़ा होगा, जब यमक अलंकार पढ़ा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, और अब वहाँ अर्थ करते हैं कि या कनक के 2 अर्थ हैं, एक का
अर्थ है सोना और दूसरे का धतूरा। तो यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कनक अनेकार्थी शब्द है, यानी इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जब कनक शब्द हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में दो अर्थ आ जाते हैं कि या तो धतूरा होगा या तो सोना होगा। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वे शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। भाषा में इस प्रकार के भी कई शब्द हैं। यहाँ हमने 2-3 शब्द दिए हैं, और जब अनेकार्थी शब्दों का एक सूची बना के अपन आगे किसी न किसी भाग में देंगे तो इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का तात्पर्य क्या है? पर्यायवाची का मतलब है समानार्थी। जब दो शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकने योग्य हों, अर्थात दोनों का अर्थ समान हो, तो वे आपस में पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द हम याद करते हैं, सूर्य है। अब सूर्य के और भी कई नाम हैं, जैसे रवि, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर। ये सारे के सारे शब्द आपस में क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची, क्योंकि इन सब का समान अर्थ है। जिस जगह हम सूरज रखते हैं वहाँ रवि भी रखा जा सकता है, वहाँ दिनकर भी रखा जा सकता है। तो ये शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। तो इस प्रकार के भाषा में अनेकों शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम विस्तार से बाद में बताएंगे। चौथा भेद है विलोम शब्द। इनके बारे में आप लोग जानते हो, पढ़ा होगा। विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक। ऐसे शब्द जो आपस में विपरीत अर्थ रखते हों, बिल्कुल उल्टा अर्थ रखते हों, वे शब्द आपस में विलोम कहलाते हैं। जैसे रात और दिन, दोनों का आपस में विपरीत अर्थ है। अमृत और विष, दोनों का अर्थ एक दूसरे से विलोम है। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। और पांचवा भेद है समरूप भिन्नार्थक शब्द। इनको समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उच्चारण तो एक जैसा है, लगभग समान है, किंतु अर्थ उनका बहुत अलग होता है। देखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन जब उनके अर्थ पर हम जाते हैं तो पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। ऐसे शब्द समरूप भिन्नार्थक या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, अनल और अनिल। दोनों शब्दों में ध्वनिगत समानता है, थोड़ा अंतर है, बोलने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इनके अर्थ पर जाते हैं तो जहाँ अनल का अर्थ अग्नि होता है वहीं अनिल का अर्थ हवा होता है। इसी प्रकार से तरणी और तरणी, तरणी माने सूर्य, तरणी माने नाव, दोनों का अर्थ अलग लेकिन उच्चारण में समानता। इसी प्रकार एक शब्द और होता है तरुणी। तरणी और तरुणी। तरुणी का मतलब आप लोग जानते हो, किशोरी महिला। तो ये तीनों ही समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं। तो इस प्रकार के और शब्दों की सूची हम अगले भाग में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। शब्द और उसके भेदों के बारे में संक्षेप में हमने पढ़ा। अगले खंड में हम और आगे की बात आप लोगों को लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।